तो प्यारे मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं की अध्याय 1 फ्रांसीसी समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके जो भाग 5 और 6 हैं, इससे पहले हम इसके भाग 1, 2, 3, 4 इसके 2 पार्ट में 2 वीडियो में कवर कर दिए थे। अगर आप नहीं देखें तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग भाग 5 और भाग 6 के बारे में चर्चा करेंगे और आज एक ही वीडियो में ये पूरे लेसन को ख़त्म करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो आज का जो हमारा 5वां भाग है, और इससे पहले हम लोग भाग 1, 2, 3, 4 जो देखे थे, उसके बाद जो फ्रांस में हुए थे दास प्रथा से संबंधित बातें आज हम करेंगे। हमारा जो टॉपिक है दास प्रथा का उन्मूलन, यानी कि दास प्रथा फ्रांस में जो दास प्रथा प्रचलित था वो कैसे फिर उन्मूलन हुआ, उसमें कौन कौन से लोगों ने भागीदारी निभाई, कौन कौन से समाज के वर्ग और किन्होंने दास प्रथा को शुरू किया था, और समाज में दास प्रथा किस तरह से कुप्रथा थी वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो था, जानते हैं कि फ्रांसीसी समाज का जो वर्ग था उसमें निरंकुश राजा को हटाने के बाद जैकोबिन का शासन आता है, उनके हाथों में सत्ता आती है। तो जैकोबिन शासन ने दास प्रथा के लिए कुछ काम किए थे। उनमें से कैरीबाई और जैकोबिन शासन जो थे, तो जो जैकोबिन शासन थे, इन्होंने सबसे पहले दास प्रथा का उन्मूलन किया। तो दास प्रथा फ्रांस में कैसे आया था ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कैरीबाई उपनिवेश में जो देश थे, जैसे मार्टिनिक, गॉडेलोप, सेंट डोमिंग, ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पे मतलब यहाँ से लोगों को ले जाया जाता था दासों को काम कराने के लिए बागानों में, और ये बागानों में ले जाके लोगों को काम करवाया जाता था। उस समय यूरोप के बाजार में नील, तंबाकू, चीनी, कॉफ़ी, इन वस्तुओं की भारी डिमांड थी, बहुत ज़्यादा मांग थी। इस कारण से इन वस्तुओं की उत्पादन करने के लिए यूरोपीय लोगों ने जिसे जिसे अपना गुलाम बनाया था, जिन जिन देशों को अपना गुलाम बनाया था, उन देशों में और अपने देशों में जो दास होते थे उनको पकड़ के जबरन, ठीक है, मतलब श्रम करवाने के लिए बागानों में ले जाया जाता था। इस तरह से बागानों में श्रम की भरपाई के लिए उन्होंने त्रिकोणीय दास व्यापार को अपनाया, जिसमें से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीनों महाद्वीप में जो भी मतलब जहाँ जहाँ इन्होंने अपने औपनिवेशिक बनाए थे, अपने किसी दूसरे देशों को इन्होंने गुलाम बनाए थे, जहाँ इनका कब्जा था, वहाँ से लोगों को लेकर और लोगों को बागानों में ले जाते थे और काम कराते थे और जबरन, और बहुत ज़्यादा श्रम करवाते थे। कई तरह के उनके साथ मतलब शोषण होता था, सामाजिक शोषण। तो इस तरह से इनका जीवन, जो दासों का जीवन था, वो बहुत खराब था। तो दास प्रथा जो था फ्रांस में 17वीं सदी में शुरू इसकी मानी जाती है, देखा जाता है। और फ्रांसीसी सौदागर में बोर्दे और नान्ते बंदरगाह में इन लोगों को ले जाके अफ्रीका के तट पर जो जहाज होते थे वहाँ पे इन्हें मतलब डाल के यूरोप जैसे देशों में भेजा जाता था। और इसमें ये लंबे मतलब जहाज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को भरते थे, जिसके कारण मतलब इन्हें जाने में भी बहुत कष्ट होते थे। इन्हें ठूस ठूस के भर दिया जाता था, मतलब जैसे कोई वस्तु हो वैसे। तो दास श्रम के कारण यूरोपीय बाजार की मांग थी यूरोप बाजार में वस्तुओं की, उसकी भरपाई करने के लिए दास प्रथा को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया गया उस समय। और ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में दास प्रथा से होने वाले लाभ में बहुत ज़्यादा लाभ भी कमाया। और नेशनल असेंबली भी कुछ नहीं कर पाते थे। नेशनल असेंबली को हमेशा डर रहता था, व्यापारियों से भय रहता था, कोई कानून पारित नहीं किया इसमें। और इस तरह से बहुत ज़्यादा विरोध होने के बाद अंतिम में 1794 में कन्वेंशन में फ्रांस के सभी दासों को मुक्ति के लिए मतलब मुक्ति के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि कानून बनाया गया, कानून पारित किया गया। तो ये काम किया था 1794 में, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष बाद, मतलब ये जो 1794 में ख़त्म करके गए थे, 10 वर्ष बाद फिर नेपोलियन जब आते हैं, जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनते हैं 1804 में, तो फिर से ये प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से दास प्रथा का जो रोक लगाया गया था 1794 में, वो फिर से चालू हो जाते हैं। और इस तरह से 10 साल के बाद, मतलब 10 साल के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट इसको शुरू करते हैं, तो फिर ये लंबे समय तक और ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद फिर से वही राजवंश, वही सामंती लोगों का फिर से वर्चस्व बढ़ जाता है और फिर ये लोग उस काम को जारी रखते हैं। तो इस तरह से अगर पूर्ण रूप से देखें तो फ्रांस में 1948 में इसका पूरी तरह से उन्मूलन हुआ था। दास प्रथा एक बहुत ही खराब कुप्रथा है, जिसमें इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शारीरिक शोषण होते हैं।
अब हम इसके जो छठवीं भाग है, क्रांति और रोज़ाना का ज़िंदगी, यानी जो क्रांति हुए थे उसमें रोज़ाना ज़िंदगी कैसे था। जब क्रांति हुई, फ्रांस को आज़ादी मिल गई, तो उस समय लोगों का मतलब जीवन कैसा होता था, उनकी रोज़ाना दैनिक जीवनचर्या पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रांस में जो लोग थे, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सब में परिवर्तन आना शुरू हो गया था 1790 के बाद। दूसरा बात है कि स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोज़ाना के जीवन में उतारने का प्रयास किया जाने लगा। मतलब अब जो वहाँ के शासक थे, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता का जो आदर्श है, जो उनके विचार हैं, जो उनका मूल तत्व है, उसको हम रोज़ाना के जीवन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ यहाँ पे नियम बनाए गए, कुछ सुधार हुए, जिसके कारण से फ्रांस में कुछ बदलाव देखने को मिला। तो पहला चीज़ तो ये कि स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को मतलब रोज़ाना के जीवन में लागू करने लगा। दूसरी बात, सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप होता क्या था, जो अखबार पत्र या जो प्रेस मीडिया होता था, उसमें मतलब प्रतिबंध लगा दिया था पहले। मतलब राजा के विरोध में कोई किसी भी प्रकार का कोई मतलब आलोचना नहीं कर सकता, उसके विरोध में कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अब सेंसरशिप हटाने के बाद इसमें यह अनुमति मिल गई थी कि अब कोई भी अखबार, कोई भी प्रेस मीडिया अपनी बातों को सरकार के विरुद्ध, अगर सरकार ठीक से काम ना करे, शासक के विरुद्ध वो आलोचना कर सकता है, उसके विपक्ष में भी बातें लिख सकता है। इस तरह से फ्रांस में एक नए बदलाव देखने को मिले। समाचार, अब जैसे ही सेंसरशिप हटी तो समाचार बहुत ज़्यादा छपने लगा, नाटक, लेखन, अखबार, ठीक है, पत्रिका, ऐसे बहुत तरह की चीज़ें छपने लगी। तो अखबारों में, पत्रिकाओं में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। इतना ज़्यादा अखबार छपने लगे उस समय फ्रांस में कि एकदम बाढ़ आ गई। तो गाँव के जो देहाती इलाके थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलने लगे समाचार, और इस तरह से लोगों ने इसमें काफ़ी रुचि दिखाया। और बहुत सारे लोग इसमें क्या होते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कम पढ़े लिखे होते थे, या मतलब बहुत कम, या बोल सकते हैं कि नहीं, जो पढ़े लिखे होते थे यानी अनपढ़ लोग, उनके लिए क्या किया गया कि नाटक, संगीत और उस सभी जो जुलूस है, ये सब निकाला गया। इसके कारण नाटक से कहीं नाटक दिखाया जा रहा था, कहीं जुलूस किया जाता था, कहीं संगीत के माध्यम से लोगों को अपने जो मंतव्य बात है, जो वो कहना चाहते थे समाचार पत्र के माध्यम से, जो वो मतलब लिख कर देते थे, उसको इस माध्यम से प्रस्तुत की। तो इसमें क्या होता था, वे लोग ज़्यादा समझ पाते थे, तो इसमें ज़्यादा वो रुचि भी दिखाएं और इससे जुड़ने लगे और लोकप्रिय होने लगे। इस तरह से ये एक लोकप्रिय का बहुत अच्छा तरीका भी था। इसीलिए कहा गया नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूस लेखन को समझने और जुड़ने का लोकप्रिय तरीका रहा। उसके बाद इस तरह से रोज़ाना का जीवन में अगर देखा जाए तो फ्रांस में एक नई बदलाव देखने को मिले। और उसके बाद जो आगे जो इसका शासक होते हैं, जैसे कि बताएं 1794 की 10 साल बाद, यानी कि 1804 में फ्रांस में नए शासक का उदय यहाँ पे देखने को मिलता है, जिनका नाम रहता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब आए शुरू में, तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट आधुनिकता की ओर जा रहे थे, और वह इनसे पहले जहाँ विजय प्राप्त किए थे, उन जगहों पर भी ऐसी नीतियाँ अपनाए थे। तो इन्होंने आके कुछ अच्छे काम किए। जैसे यूरोपीय देशों पर विजय यात्रा पहले शुरू करने के बाद इन्होंने आधुनिकीकरण को अपनाया, जो आधुनिकता आ रही थी उसको अपनाया और इसमें लागू किया। तो ये आधुनिकीकरण को लाने के लिए ये अपने आप को समझते थे कि मैं आधुनिकीकरण का अग्रदूत हूँ। और निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए कि अब निजी संपत्ति जिनके भी, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाएगा। अब कोई किसी की संपत्ति को नहीं हड़पेगा। विशेषाधिकार जो था उसको समाप्त करने की प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये निरंकुश राजशाही के खिलाफ थे। नापतोल पैमाने में बदलाव लाया। नापतोल पैमाने में एक पद्धति जैसे लाया गया। इसमें क्या होता था, पहले बहुत छोटे प्रांत थे, वहाँ पे 10-15 तरह के माप तोलने की जो सामान होती है वो चलती थी। तो इसमें भारी दिक्कत आती थी, सहूलियत नहीं होती थी व्यापार में। तो व्यापार में सहूलियत पहुँचाने के लिए नापतोल की एक पद्धति अपनाई गई। उसके बाद नेपोलियन ने ऐसे कई कार्य किए जिससे लोगों को लगने लगा कि ये हमारा मसीहा है। लेकिन धीरे धीरे जब इनका नीतियाँ सख्त होने लगी, सख्त नीति जब अपना दी, तो धीरे धीरे लोगों को फिर इनसे नाराज़गी होने लगी। और इस तरह से 1815 में 4 देश मिलके इनके साथ युद्ध करते हैं। ठीक है, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, ये चारों देश मिलके इनसे युद्ध करते हैं। वाटरलू की युद्ध होती है और इसमें नेपोलियन की पूरी तरह से हार हो जाती है 1815 में। और अंत में नेपोलियन के हार के बाद फिर से जो सत्ता है यहाँ पे अगर आप देखें तो उनके पक्ष में जाता है। वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी 1815 के बाद क्या होता है, फ्रांस में स्वतंत्रता और जनवादी विचार, फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण विरासत पूरे यूरोप में फैला। यानी कि नेपोलियन की हार के पहले जब फ्रांस में आज़ादी आई थी, तो ये जो विचारधारा चल रही थी स्वतंत्रता को लेकर कि सभी को आज़ादी मिलना चाहिए, सबका समान नियम होना चाहिए सबके लिए, तो ये जो विचारधाराएं चल रही थी, ये धीरे धीरे फ्रांस के बगल जो देश थे,
यानी कि पड़ोसी देश वहाँ पर भी फैलने लगी। तो इस तरह से ये जो है सामंती का मतलब नाश होने लगा, निरंकुश शासक को हटाने लगा। मतलब देखा कि फ्रांस में अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे देशों में क्यों नहीं। इस तरह से अलग अलग जगहों में ऐसी चीज़ें होने लगी और इसी कारण वाटरलू का युद्ध होता है 1815 में। तो बोला कि ये सारी जड़ नेपोलियन बोनापार्ट है, अगर हम इसे नहीं हटाएं तो हमारे देश में भी ऐसी क्रांति होगी और हमें भी आज़ादी देना पड़ेगा। हमारा जो राजशाही अधिकार है वो चला जाएगा, हमारा जो विशेष अधिकार है वो चला जाएगा, सामंती लोगों का नाश हो जाएगा। और अंतिम में ये हुआ, ठीक है। तो अंतिम रूप से ये हुआ, लेकिन जो युद्ध हुआ था इसी के कारण हुआ था। ये आप 10th क्लास की लेसन 1 में अच्छे से पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। अभी आपको इतना समझना है कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति है ये क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, इसकी समाप्ति कैसे हुई, उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ और ये वाटरलू के युद्ध के बाद क्या होता है वो आप मतलब कक्षा 10वीं की अध्याय 1 में आप पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरी चैप्टर आज ख़त्म हो गई। अब अगले वीडियो में हम लोग अध्याय इसके 2 लाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।